हेलो क्लास, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हमारी द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की क्लास नंबर 3 है। इसके पहले 1 और 2 में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मतलब कहने का कि सेक्शन 14 तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, यानी जो एक पोर्शन हमारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का है, उसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमको स्टार्ट करना है एडमिशन से। तो इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाए कि हमारा बीएससी है क्या। तो द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है किसको रिपील करके? द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करके। तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था वो हमारा कॉलोनियल एरा का था, तो उसे ही रिपील करके ये हमारा बीएससी लाया गया है, न्यू क्रिमिनल लॉ। और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बहुत ही बहुत ही मिनिमम चेंजेस है इसमें। या फिर हम कहें तो जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से रिलेटेड है, सिर्फ वही मेन चेंजेस है, बाकी एज इट इज़ है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ चुके हैं उनके लिए काफ़ी ईजी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर हमको सेक्शन ही रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो हमने इसका देख लिया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, टाइटल और एप्लीकेबिलिटी क्या है। उसके बाद इसका डेफिनीशन, जैसे डेफिनीशन हम पहले पढ़ते थे सेक्शन 3 में, 4 में, वो सारा इसमें कंबाइन करके सेक्शन 2 में आ गया है। इसके बाद हमने इसका देखा था पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, यानी जो फैक्ट रेलिवेंट होते हैं किसी भी केस से रिलेटेड, जो हमको कोर्ट में ले जाना चाहिए, यानी जिस फैक्ट को ही ले जाना चाहिए कोर्ट में, ऐसे फैक्ट इसमें बताए गए हैं। और मैक्सिमम ऐसे सारे ही फैक्ट इसमें बता दिए गए हैं जो किसी भी केस से रिलेटेड होते हैं, चाहे गिने चुने, जैसे कि हम आगे चल के पढ़ते भी हैं प्ली ऑफ एलिबाई, यानी सेक्शन, इसमें तो प्ली ऑफ एलिबाई शायद सेक्शन 7 में है, 9 में है, सॉरी। सेक्शन 9 में ही हम पढ़ते हैं कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, मतलब जो फैक्ट कहीं भी रेलिवेंट नहीं होते हैं वो हमारे सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सारे फैक्ट जो किसी भी केस से रिलेटेड होते हैं और जो एक केस को प्रूव करने के लिए, या एक बोले तो क्राइम को प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है, वैसे वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सारी सिचुएशंस इसमें बताई गई हैं कि कौन कौन से रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। सेक्शन 3 इसका जनरल रूल बताता है, उसके बाद इसमें क्या क्या कौन कौन से फैक्ट होते हैं या कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। हमने रेस्ट्रिक्टेड देख लिया था, ओकेजन कॉज इफेक्ट ये सब देख लिया था, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी देख लिया था कि ये हमारे सेक्शन 7 में इंडियन एविडेंस एक्ट में था, अब सेक्शन 5 में आ गया है बीएसए में। और लास्ट सीन थ्योरी टुगेदर का मतलब होता है कि क्राइम होने से पहले उस पर्सन को, जो विक्टिम है, उस पर्सन को किसके साथ देखा गया था, तो उस पर्सन के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि आप प्रूफ करो कि जो विक्टिम है आप उसके साथ उस टाइम क्या कर रहे थे जिस टाइम उसके साथ घटना घटने वाली थी। तो ये हमारा होता है लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। ये एक कोरोबोरेशन टाइप ऑफ एविडेंस है, इससे मतलब सोल बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। फिर सेक्शन 6 में मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट देख लिए थे। देन जो हमारा आइडेंटिफिकेशन परेड होता है सेक्शन 7 में देख लिया था। ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 से रेलिवेंट करता है। फिर आते हैं हम सेक्शन 8 में। 8 हमारा कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, वो भी हमने चेक कर लिया था। फिर आते हैं सेक्शन 9, जैसे कि हमने अभी बताया कि ऐसे फैक्ट जो कहीं भी रेलिवेंट नहीं होते हैं वो हमारे सेक्शन 9 में रेलिवेंट हो जाते हैं, लाइक जो इनकंसिस्टेंट होते हैं, या ऐसे फैक्ट जो किसी भी फैक्ट इन इशू या क्या कहते हैं, मतलब किसी भी फैक्ट को प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, यानी संभावना या कम संभावना होने का भी बताता है। ऐसे केसेस को ऐसे फैक्ट को हम सेक्शन 9 के अंदर रेलिवेंट मान लेते हैं। इसमें प्ली ऑफ एलिबाई, ये नॉर्मल ही है, जो हम जानते हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई मतलब होता है एल्सवेयर, जहाँ पे घटना घटित हुई, मतलब जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ, अगर एक्यूज्ड बोलता है कि उस टाइम वो वहाँ पे नहीं था, कहीं और था, मतलब जहाँ से उसका क्राइम करना इम्पॉसिबल था या इम्प्रॉबेबल था, उसकी कम संभावना थी, दूरी थी वहाँ पे, तो ऐसे में जो हमारा प्ली ऑफ एलिबी होता है ये एक डिफेंस के रूप में काम करता है।
अब एलिबी बोले एलिबाई, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 9। 10 देख लिया था हमने, 11 में कस्टम से रिलेटेड देख लिया था, 12 में स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, ये देख लिए थे। इसमें बताया गया था कि प्रीवियस कन्विक्शन जो होते हैं वो भी रेलिवेंट हो जाते हैं। सेक्शन 13 में हमने एक्सीडेंटल और इंटेंशनल फैक्ट के बारे में देखा था कि पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक ही घटना बार बार हो रही है तो वो चीज़ें भी रेलिवेंट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब भाई एक ही घटना अगर बार बार होती है तो जाहिर सी बात है कि कोई जानबूझ के कर रहा है। लाइक कभी कभी साइकोपैथ्स जो होते हैं, साइको किलर्स जो होते हैं, उन लोगों से रिलेटेड ये हमारा सेक्शन रेलिवेंट हो जाता है। सेक्शन 14 हमने देख लिया था बिजनेस से रिगार्डिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन से। तो ये हमारा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीएसए में क्या क्या था। तो हम देख ही रहे हैं कि मतलब मैक्स टू मैक्स ये इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह ही है, उससे ज़्यादा हटके नहीं है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से रिलेटेड हुए हैं। इसमें एक चीज़ और रेलिवेंट मतलब बताने लायक है कि जो चीज़ें हैबिचुअल होती हैं या जो चीज़ें जनरल डिस्पोजिशन में होती हैं, लाइक कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी की हैबिट है शूट करना, किसी की हैबिट है मारना, तो जो हैबिचुअल यहाँ पे वर्ड हो रहा है ये इररेलेवेंट है किसी भी केस को लेकर। यानी कोई भी कोर्ट में आके ये नहीं बोल सकता कि ये इंसान तो मारता है तो ये इसे भी मारा होगा, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। हैबिट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं, तो इररेलेवेंट है तो जाहिर सी बात है इनएडमिसिबल भी होंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एडमिशन। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है। हम आगे भी पढ़ेंगे कन्फेशन के बारे में। तो एडमिशन कन्फेशन लाइक अगर इसको हम एक मतलब शॉर्टकट में या नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहें तो एक बिग सर्कल है जो है एडमिशन, और उसके अंदर एक शॉर्ट सर्कल है, मतलब स्मॉल सर्कल है जो होता है कन्फेशन। तो एडमिशन इज अ स्टेटमेंट विच सजेस्ट एन इन्फरेंस, ठीक है। इन्फरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना या किसी कंक्लूजन पे जाना। एक इंसान कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि हाँ मैंने ये किया था, और वो एक सजेस्टिव नेचर का है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को ही एडमिशन कहा जाएगा। ये ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री यानी रिटर्न भी हो सकता है, और इसमें सेक्शन 15 में जो जोड़ा गया है वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो पहले ओरल और डॉक्यूमेंट्री था, तो इसमें जोड़ा क्या गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हमारा एडमिशन हो सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 5, सेम टू सेम, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं है। बाकी ये हमारे प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये एक बेयर एक्ट की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 16 में बताया गया है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। इसमें ये बताया गया है कि एडमिशन कौन पार्टी कर सकती है, यानी एडमिशन कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। तो सेक्शन 16 से लेकर हमको 21 तक यही बताया जाता है कि एडमिशन किसके द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि पार्टी के द्वारा किया जा सकता है, जो उस सूट के या उस केस के जो पार्टीज हैं उनके द्वारा एडमिशन किया जा सकता है, उनके एजेंट्स के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि पार्टीज टू सूट सुइंग और सूट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशंस अनलेस दे आर मेड वाइल पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। मतलब अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कोई पार्टी है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है और वो एडमिशन दे रहा है, तो वो तब तक एडमिशन नहीं माना जाएगा जब तक वो उस कैरेक्टर में आके ना दे। मतलब आप कोर्ट में आके दीजिए, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई एडमिट कर रहा है तो वो एडमिशन होगा, ना कि कोर्ट के बाहर कोई ऐसा ही लॉजिकली बोल दे रहा है, तो ऐसा कोई एडमिशन नहीं होता है। ये हो गया हमारा सेक्शन 16। तो अब हम आते हैं सेक्शन 17 में, जो बात करता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो किसी पर्सन द्वारा बनाया जा रहा है जिसका पोजीशन और लायबिलिटी नेसेसरी है, यानी ज़रूरी है किसी जो पार्टी है, जो सूट की पार्टी है, उसके अगेंस्ट। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो एज एन एविडेंस जरूरी है उसका स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव करना। तो वो जो भी बोलेगा वो एज एडमिशन क्या कहते हैं, मतलब एज एन एडमिशन एडमिसिबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। ये हो गया हमारा 17। इसमें भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 18 में
यहाँ पे एक्सप्रेसली की बात की गई है कि फॉर इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर ऑन डिस्प्यूट और एडमिशन, यानी जो मैटर इन डिस्प्यूट है उससे उसके रेफरेंस पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सजेस्टिव नेचर का है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सजेस्टिव नेचर का है, सॉरी बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं आई थिंक, तो वो भी एडमिशन होगा। और देखिए इसमें क्या है कि हम बीएससी भले पढ़ रहे हैं लेकिन हमको पढ़ना है इंडियन एविडेंस के एक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अभी तक हमने इतने में क्या देखा कि सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है वो जोड़ा गया है, वो ऐड किया गया है हमारे बीएससी में, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था। बाकी सारे प्रोविज़न एज इट इज़ है, मतलब वही के वही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना क्या है, हमको याद क्या करना है, सेक्शन नंबर। जैसे जो सेक्शन 18 है वो हमारा सेक्शन 20 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो हमारा 5 है सॉरी जो हमारा सेक्शन 19 है वो हमारा किससे रिलेटेड था, सेक्शन 21 में। तो यहाँ पे सेक्शन 19 में क्या बताया गया कि प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन मेकिंग दैम। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो एक्नॉलेजमेंट होता है यानी जो एडमिशन होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सेल्फ सर्विंग, एक होता है सेल्फ हार्मिंग। तो मतलब एक होता है कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बड़ाई मतलब मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं या अपने बारे में अच्छा कुछ बोल रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कि हमने ऐसा ऐसा किया। और एक होता है सेल्फ हार्मिंग, अपनी ही मतलब कि हमने ये गलत किया, इस टाइप का। तो जो सेल्फ सर्विंग होता है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, या जो हमारा सेक्शन 9 हमने अभी पढ़ा कि फैक्ट जो कहीं नहीं रेलिवेंट होते हैं वो इसमें रेलिवेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सेल्फ सर्विंग जो एडमिशन होते हैं वो एडमिसिबल होता है। बाकी इन जनरल जो हमारा सेल्फ हार्मिंग होता है, जो अपने आप को हार्म करने के लिए जो एडमिट किया जाता है, वो ही यहाँ पे रेलिवेंट होता है। सिर्फ इतना ही हमारा बताया गया सेक्शन 19 में। तो जैसे यहाँ पे ये इसके एक्सेप्शन दिए गए हैं 1 2 3, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, फॉल्स इम्प्रोबेबल हो गया, और ये हमारा रेलिवेंट अदरवाइज देन इन एडमिशन, ये हमारा रीड विथ सेक्शन 9 से है। इसका इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा, सारे वही पुराने हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सेक्शन 20 में, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट। तो ये हमारा सेक्शन 22 में पहले बताया गया था। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ओरल एडमिशन है वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट से कब रेलिवेंट होता है। भाई कोई मतलब डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट है तो जाहिर सी बात है वो रिटर्न में देना पड़ेगा, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट होता है वो हमारा सेक्शन 20 में बताया गया है। तो ये बताया गया है कि अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। मतलब जो पार्टी ओरल एडमिशन दे रही है, जो पार्टी ओरल एडमिट कर रही है, वो ये प्रूफ कर दे कि वो एक सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी एविडेंसेस कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, कि जिसका जो ओरिजिनल कॉपी है, जिसकी जो प्राइमरी एविडेंस यानी जिसका ओरिजिनल कॉपी खो गया है, उसका हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। या जो हमारा जो ओरिजिनल कॉपी है वो ऐसी जगह पे है कि हम उसको विद इन टाइम लिमिट नहीं ला सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उससे रिलेटेड अगर हम सेकेंडरी एविडेंस देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि पार्टी को ये शो करना पड़ेगा कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है, पहला तो ये। और दूसरा कि अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन इज इन क्वेश्चन। मतलब जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाना है वो क्वेश्चन में होना चाहिए, उसका जो जेन्युइननेस है वो क्वेश्चन में होना चाहिए। फिर हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 21 में, जो बात करता है एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब नहीं है, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री के लिए कहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारा जो पहले सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो अब सेक्शन 21 ऑफ द बीएसए है, ये किस केस में एडमिशन की बात कर रहा है, तो सिविल केस के। इतना याद रखिए, प्री मतलब इतने में ही काम हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 22 पे, जो बात करता है कन्फेशन से रिलेटेड। तो कन्फेशन जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री मेंस इंटरव्यू देने के लिए। तो कन्फेशन का मतलब होता है, कन्फेशन इज अ टाइप ऑफ एडमिशन जो कि अपने आप को गिल्ट प्रूव करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर हम दोनों में कंपेयर करें या दोनों में डिफरेंस बताएं कि एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है, तो जो एडमिशन होता है ये सजेस्टिव नेचर का होता है, उसमें इंसान अपने आप को गिल्ट नहीं प्रूव कर रहा है कि हाँ मैंने ही मारा है, ये एडमिशन हो गया। लेकिन कन्फेशन जो होता है इसमें
पर्टिकुलर जो मतलब यहाँ का इंटेंशन है, यानी जो इंडिविजुअल जो पर्सन जो अक्यूज्ड कन्फेशन दे रहा है उसका पर्पस ही यही है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, हाँ मैंने ये मर्डर किया है। अपने आप को गिल्ट प्रूव करना ही कन्फेशन है, और किसके द्वारा? खुद बे खुद अक्यूज्ड के द्वारा। तो सेक्शन 22 है हमारा कन्फेशन। तो कन्फेशन का कोई भी डेफिनेशन हमारे मतलब इसमें बीएसए में या इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ है। कन्फेशन का यहाँ पे ये जानने लायक है कि कन्फेशन कहाँ से इसका मतलब वो हुआ, उद्गम हुआ, या सबसे पहले किस केस में बताया गया। तो पाकला नारायण स्वामी के केस में सबसे पहले कन्फेशन का बताया गया था, मतलब उससे रिलेटेड बताए गए थे गाइडलाइंस। तो सेक्शन 22 बात करता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे सीधी सी बात की जा रही है क्रिमिनल। तो सबसे पहले तो जो जनरल रूल होता है वो हमारा यही बोलता है कि जो कन्फेशन है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में दिया जाता है। सिविल में गिल्ट नहीं प्रूव होता है। क्रिमिनल में कोई अपराध जो करता है इंसान, चोरी कर रहा है, छिनैती कर रहा है, या मर्डर कर रहा है, मतलब क्रिमिनल ट्रेसपास, जितने भी ऑफेंसेस हैं हमारे जो आईपीसी यानी जो अब बीएनएस में हम जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने भी जो ऑफेंसेस है उनसे रिलेटेड जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती हैं उसमें ही कन्फेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो कोर्जन होता है ये न्यू ऐड किया गया है। हमारे आईपीसी में सिर्फ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की बात कही गई थी। तो इसका एक ब्रीफ अगर निकाला जाए, इतना बड़ा ना पढ़ा जाए, तो सीधी सी बात की कन्फेशन का यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई भी पर्सन कन्फेस करता है, किसके सामने? पुलिस ऑफिसर तो बाद में आएंगे, मतलब यहाँ पे इतना ही बोला गया है कि कन्फेस करता है किसके इन्फ्लुएंस पे आके, यानी किसके इन्फ्लुएंस पे आके? इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस। या तो उसको इंड्यूस किया गया है, उसको मतलब इंड्यूस का मतलब होता है कि उसको एक तरफ से बहकाना या बहलाना, फुसलाना। थ्रेट का मतलब उसको डराया धमकाया गया है। कोर्जन का मतलब होता है सेम, कोर्जन का मतलब यही होता है एक तरफ से धमकी वमकी टाइप की। और प्रॉमिस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बोला जाए, मान लो पुलिस ऑफिसर ही बोलते हैं अक्यूज्ड को कि आप कन्फेस कर लो, मैं आपको सजा कम दिलवा दूंगा, या आप कन्फेस कर लो, मैं आपको बेल दिलवा दूंगा। इस टाइप के जो प्रॉमिसेस होते हैं जो किए जाते हैं कन्फेशन के दौरान, तो अगर मतलब इस 4 चीज़ों के इन्फ्लुएंस पे आके अगर कोई भी पर्सन, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन कन्फेस कर रहा है तो वो इररेलेवेंट होता है, मतलब उसे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 22 इतने का, बस इतने में पढ़ लीजिए। अब आता है हमारा सेक्शन 23 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। यहाँ पुलिस ऑफिसर की बात कही गई है, जो कि हम पहले सेक्शन 25 में पढ़ते थे। 25 और सेक्शन 26 दोनों ही इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड था। कहाँ से? पुलिस ऑफिसर, पुलिस कस्टडी से। अब ये आ गया हमारा तो सेक्शन 23 में। तो सेक्शन 23 बात करता है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। तो इसमें ये बोला गया है कि नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड। शैल क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंडेटरी है। टू प्रूव एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द पर्सन ऑफेंस। तो यहाँ पे अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने किया जा रहा है, यानी पुलिस स्टेशन में किया जा रहा है, तो वो कन्फेशन जो होता है एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस। तो अगर कोई मान लो टिप कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कह भी रहा है कि कन्फेस कर लो कर लो कर लो, मार रहा है, धमका रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहा है, तो कर लो कन्फेस, क्योंकि वैसे भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इररेलेवेंट रहेगा। उसका कोई भी मतलब क्या कहते हैं, उसका कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो बिल्कुल भी इनएडमिसिबल होता है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो कर लेनी चाहिए कन्फेस, मार खाने से तो अच्छा ही है। फिर जो हमारा सेक्शन 26 था वो हमारा सेक्शन 23 का सब सेक्शन 22 में बना के डाल दिया गया है। वही सेम कि नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of the magistrate shall be proved against him। तो ये भी शैल है, मैंडेटरी प्रोविजन है। जो हम सेक्शन 26 में पढ़ते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में। और यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि अगर कोई पर्सन कस्टडी में कन्फेस कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो बिल्कुल भी अमान्य होगा, एडमिसिबल नहीं होगा, इररेलेवेंट होगा तब तक जब तक कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने ना बोला जाए, ना कन्फेस किया जाए। मतलब यहाँ पे इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट का होना बहुत ही नेसेसरी है।
तो सेक्शन 26 ये हो गया हमारा। अब 27 भी इसी में ऐड कर दिया गया है। देखो इसमें कैसे कैसे सेक्शंस को घटाया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 26 डिस्कवरी की बात करता था कि अगर कस्टडी में आके कोई कन्फेस करता है और वो कन्फेस करता है कि जिससे किसी भी सामान की या किसी भी वेपन की या किसी भी थिंग की डिस्कवर हो रहा है, कोई भी डिस्कवरी हो रही है वहाँ पे उसके इन्फॉर्मेशन से, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो चीज़ें हमारे यहाँ पे रेलिवेंट हो जाती थी सेक्शन 27 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि अब यहाँ पे प्रोविज़ो ही बन के डाल दिया गया है। यहाँ पे सेम टू सेम है कि व्हेन एनी एक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड। यहाँ पे एक्यूज्ड के द्वारा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी, जहाँ से कोई डिस्कवरी हुई रही है या कोई वेपन मिल रहा है, वो चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी, वो एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। जैसे मतलब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक एक्यूज्ड है कस्टडी में, वो बता रहा है कि मैंने फला जगह पे ये वेपन छुपाया हुआ है, ये मैंने चाकू वहाँ पे छुपाई हुई है। तो अगर पुलिस ऑफिसर जाके वहाँ पे वो चाकू जब्त कर लेता है, उसे वो चाकू मिल जाती है, तो ये चीज़ एक रेलिवेंट फैक्ट है। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसे एक कन्फेशन नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पर्सन ये बोल रहा है कि वहाँ पे मैंने वो चाकू रखी थी, सिर्फ इतना जो स्टेटमेंट है, सिर्फ इतना स्टेटमेंट वहाँ पे रेलिवेंट होगा कि उसने वहाँ पे चाकू रखी थी। और अगर वो आगे बढ़ा के बोल रहा है कि मैंने उस इंसान को मारा था इस चाकू से, तो ये जो सेल्फ हार्मिंग जो कन्फेशन है कि मैंने उस इंसान को मारा था, तो ये एक इररेलेवेंट फैक्ट है। इसको मतलब इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप कितना है? सिर्फ जितना तुमने इन्फॉर्मेशन दिया है। ये हो गया हमारा प्रोविजो। अब सेक्शन 24 बात करता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। यहाँ पे ज्वाइंट को एक्यूज्ड की बात की जा रही है, तो इतना इसका ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट में समझते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कोई दो पर्सन है, वो एक साथ सेम ऑफेंस के लिए उनका ट्रायल चलाया जा रहा है, तो और उसमें से एक पर्सन जो है वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने ही चोरी की है, तो उसके साथ जो उसका को अक्यूज्ड है उसको भी ये इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वही है कि को अक्यूज का जो कन्फेशन होता है वो अदर अक्यूज्ड पे भी क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ता है, और ये एक रेलिवेंट फैक्ट भी होता है। तो सेक्शन 24 यही बोलता है, जैसे when more than one person are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such person affecting himself and some other of the person is proved, the court may take into consideration such of confession as against such other person as well। वही कि अगर एक पर्सन कन्फेस कर रहा है तो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी वो कन्फेशन जा सकता है। ये हमारा सेक्शन 24 बोलता है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 25 में। तो 25 तो सबसे पहले तो ये हमारा यहीं से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एडमिशन में कंक्लूसिव प्रूफ बट नॉट मे स्टॉप। मतलब ये जो हेडलाइन दी हुई है हमारे सेक्शन की, सीधा सीधा ये पूछ लेते हैं कि ये किस सेक्शन में दिया गया है। तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में तो 31 थी, और ये हमको याद भी थी क्योंकि ये हर एग्जाम में मैक्स टू मैक्स पूछा ही जाता है। बट अब ये आ गया है हमारा सेक्शन 25 और BSA में, और इसका मतलब ये है कि जो एडमिशन है आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपिंग। जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं हो सकता है, बट स्टॉपेल को वो ऑपरेट करता है, यानी किसी भी चीज़ को इनफ प्रूफ करने का काम कर सकता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो सेक्शन 25 ये है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 26 में। तो एक हमने मतलब एक जो चैप्टर था हमारा एडमिशन एंड कन्फेशन का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। मतलब अब हम ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एज एन विटनेस नहीं उनको बुलाया जा सकता है, या वो बुलाने लायक नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो सेक्शन 26 बात करता है ऐसे पर्सन के बारे में जो मर चुके हैं, कैन नॉट बी फाउंड, उनको ढूंढा नहीं जा सकता है, वो कब रेलिवेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो ये पहले हमारा सेक्शन 22 में था, डाइंग डिक्लेरेशन। हमने सेक्शन 32(1) में बहुत पढ़े हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो वो अब आ गया है हमारा सेक्शन 26 में, यानी डाइंग डिक्लेरेशन सेम टू सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसमें ज़्यादा मतलब वही है कि टाइम वेस्ट करने का मतलब कोई है नहीं।
सीधी सी बात कि 26(1) में हमारा डाइंग डिक्लेरेशन बताया गया है, याद कर लीजिएगा। बाकी इसमें यही बताया गया है कि स्टेटमेंट रिटन वर्बल और रेलिवेंट फैक्ट मेड बाय ए पर्सन हु इज डेड और हु कैन नॉट बी फाउंड, who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay expenses। कब रेलिवेंट फैक्ट हो सकते हैं? जब वो डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब एक इंसान जब मरने वाला होता है, एकदम मतलब मरने की कगार पे होता है और वो कोई डिक्लेरेशन करता है, कुछ बताता है, कुछ स्टेटमेंट देता है जिसको बता के वो मर जाता है, ठीक है, जिसको बता के उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट उसने मरने के पहले दिया है उसको ही हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। और ये एक मतलब इसको बहुत ही अच्छा एविडेंस माना जाता है, बोले तो एक सब्सटेंटिव टाइप ऑफ पीस ऑफ एविडेंस है ये, मतलब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इसको माना जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन को। सेकंड बिजनेस से रिलेटेड है। थर्ड जो हमारा पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ मेकिंग है, कस्टम से रिलेटेड है, मतलब सेम टू सेम, इसमें ज़्यादा जाने की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो इन सब में बताया गया है वो इसमें शॉर्टकट में बताया गया है। व्हेन इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, व्हेन इट इज़ मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ अगेंस्ट अ पेक्यूनरी और proprietary interest of maker, it gives opinion as to public right or custom or matter of general interest, existence of relationship by blood, marriage or adoption between parties, when it relates to the existence of any relationship by blood, marriage or adoption between person deceased and it is made in will or deed, outing of family affairs, transactions several person and expresses feeling relevant to matter in question। तो ये सारे जो मतलब ये जितने भी टाइप के विटनेस होते हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, बट उनके जो स्टेटमेंट होते हैं वो कहीं भी दिए हों तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। ये हमारा सेक्शन 26 बोलता है, सीधी सी बात। सेक्शन 27 ये किससे बात करता है? रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। ये सेक्शन 33 में बताया गया था। इसमें भी विटनेस की बात ही की जा रही है कि जिस विटनेस को नहीं ढूंढा जा सकता या जो नहीं मिल रहा है तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है हमारे सेक्शन 27 में। नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर हम आते हैं हमारे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे सेक्शन 28 बात कर रहा है इंट्रेस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट। तो हमारा सेक्शन 24 पहले इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता था, अब यही चीज़ हमारा सेक्शन 28 में कोई एडिशन नहीं है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंट्रेस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंशन इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जो मतलब बुक ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनकी जो एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएंगी, अगर वो मतलब रिटन है तो भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो भी। जैसे कि हम जानते हैं कि अब हमारा जो बैंक से रिलेटेड काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही होता है, तो वो भी रेलिवेंट हो जाता है। सेक्शन 29 ये बात कर रहा है पब्लिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। 30 बात करता है हमारा मैप चार्ट प्लान से। यहाँ पे जो बताया गया है कि अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा अगर कोई मैप चार्ट या प्लान कुछ भी पब्लिक किया गया है, मतलब सॉरी पब्लिश किया गया है, तो वो चीज़ें भी रेलिवेंट फैक्ट हो जाती हैं। सेक्शन 31 ये बात करता है हमारा एक्ट ऑन नोटिफिकेशन। एक्ट हमारा जो अधिनियम होता है, नोटिफिकेशन, गैजेट्स, बिल, ये सब जो होते हैं वो एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी वही कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में भी अगर दिया जा रहा है तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। तो मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, सीधी सी बात कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म है ये इंक्लूड कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ वही है। बहुत ज़्यादा याद करना है तो हमको सिर्फ सेक्शन अपना याद करेंगे, 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाएगा। सेक्शन 32 बात करता है लॉ बुक से रिलेटेड। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म की बात की गई है, क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो ऑनलाइन ज़्यादातर हो रही है। तो लॉ बुक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में भी है, वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट हो जाती हैं। अब हम आते हैं हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक स्टेटमेंट को कितना प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा सेक्शन 39 से लेके
39 हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बात करता था, जो 33 में बात कर रहा है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड किया गया है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है और ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। फिर हम आते हैं जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कोर्ट के जो जजमेंट हैं वे कब रेलिवेंट होते हैं। जैसे कि पहले हमारा 40 से 44 तक, यानी 40, 41, 42, 43, 44, ये हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो जजमेंट से रिलेटेड था। अब ये हमारा 34 से लेके कहाँ तक आ गया है, मे बी 38, यानी 34 से लेके 38 तक हमारा जजमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें ये बताया गया है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। तो यहाँ पे ये बताया गया जो प्रीवियस जजमेंट है वो सेकंड सूट और ट्रायल को बार करती है। ये सीधा रेस जुडिकाटा को यहाँ पे रिफर कर रहा है, ठीक है। जो रेस जुडिकाटा हम पढ़ते हैं सीपीसी में सेक्शन 11 में, सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 34 में कि अगर कोई केस है या कोई सूट है जिससे रिगार्डिंग पहले ही जजमेंट आ चुका है तो फिर से सेम सूट सेम पर्सन आप कोर्ट के सामने नहीं लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज़ बार है सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 35 में बात किया जा रहा है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा। ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे बात की गई है प्रोबेशन की, मैट्रिमोनियल की, एडमिरल्टी की और इंसॉल्वेंसी की। तो ये चारों यहाँ के कीवर्ड हैं। इनसे रिलेटेड जो भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा आएगा वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। 35, पहले ये 41 में था। अब 42 में जो हमारा सेक्शन 35 में नहीं बोला गया है वो हमारा कहाँ रेलिवेंट हो जाता है, मतलब जो हमारा 35 में नहीं रेलिवेंट होगा वो हमारा 36 में रेलिवेंट हो जाता है। 37 में सेम वही बताया गया है जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन 34, 35, 36 रेलिवेंट हो जाता है हमारा सेक्शन 37 में। बशर्ते ये जो है ये किससे मतलब किससे इसको मतलब किस एक तरफ से क्या बोला जा सकता है इसको, किससे रेलिवेंट होना चाहिए, तो फैक्ट इन इशू से रेलिवेंट होना चाहिए। हमको केस से बाहर जाके कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी है, मतलब कोई भी चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। केस से बाहर जाके हमको फैक्ट इन इशू देखना है, रेलिवेंट फैक्ट देखना है और उसके रिगार्डिंग अगर कोई जजमेंट आई है तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट होती है। फिर 38 में बताया गया है फ्रॉड, कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में भी प्रूव्ड, यानी यहाँ पे फ्रॉड, कल्यूजन बताया जा रहा है जजमेंट से रिलेटेड, और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट यानी जो कोर्ट हमारा जजमेंट प्रोनाउंस किया है वो इनकॉम्पिटेंट था, वो नहीं दे सकता था उस केस से रिलेटेड जजमेंट, तो वो कहाँ पे रेलिवेंट होगा, सेक्शन 38 के अंदर। ये पहले हमारा 34 के अंदर बताया गया था। बस फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, हम देख ही रहे हैं कि टोटल इंडियन एविडेंस एक्ट एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, बस और कुछ नहीं। फिर हम आते हैं अपना ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। तो थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट हम जानते हैं कि हमारा जो केस होता है वो दो पार्टी के मतलब डिस्प्यूट में ही होता है, डिफेंडेंट और जो हमारा प्लेंटिफ होता है या एक्यूज्ड हो गया, विक्टिम हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आके ओपिनियन दे रही है तो वो कब रेलिवेंट होता है, वो हमारा बताया गया सेक्शन 39 से लेके 45 ऑफ द BSA में। तो इसमें एक्सपर्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्लास में, और ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, और अगर इसमें कुछ इंक्लूड करना है या कुछ कॉम्प्लीमेंट या कमेंट, मतलब ठीक है, इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड follow. It's for judiciary, and thank you. All the best.